हाय गाइस। तो आज हमारे आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या यूपीएससी की एग्ज़ाम क्रैक करना सच में इतना डिफ़िकल्ट है। कई बार आपने कई मीम्स देखे होंगे उससे रिलेटेड। कुछ मीम्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि उसमें कहा जाता है कि एक्चुअल में यूपीएससी एग्ज़ाम इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम इन द वर्ल्ड। सो इसमें आप देखो, ये एक पहला जो मीम है ये मैंने नोटिस किया था नेट पे। इसी के साथ साथ कई ऐसे मीम्स आपको देखने मिलेंगे, जैसे कुछ ये है, ये एक और है, ये एक और मीम देखोगे आप। तो अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्या है इस एग्जाम में जिस वजह से लोग इतने डरते हैं इस एग्जाम से। कई बार आप देखोगे कि स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आता है, ही एंड अप गिविंग सम अदर एग्जाम्स ऑल टुगेदर। कि भाई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है बट साथ साथ में यूपीपीसीएस या फिर एमपीएससी या एमपीपीएससी ऐसे एग्जाम्स देने बैठ जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट देयर आर वेरियस अदर सर्विसेज, बहुत सारे अलग एग्जाम्स भी होती है, एनडीए की एग्जाम होती है एंड ऑल। तो वो दे देते हैं और उनका जो मेन गोल होता है कि यूपीएससी क्रैक करना है, उससे भटक जाता है। तो ऐसा क्या है इस एग्जाम में जिस वजह से स्टूडेंट्स को इसके रिलेटेड इतना डर बैठा हुआ है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने देखे कि व्हाट मेक्स दिस एग्जाम दैट डिफिकल्ट। सो कुछ पॉइंट्स है, जैसे यूथ सिलेबस। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसका कि सिलेबस इतना बड़ा है कि समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करे, खत्म कहाँ पर करे। ये आप इस तरीके से समझो कि आपको किसी काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया और वहां पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और वहां पर आपको बोला जाए कि अब रास्ता ढूंढो। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, इट बिकम्स स्केरी एज वेल। यूपीएससी का सिलेबस जो है वो उसी तरीके से कुछ है, जिसमें एक तरीके से आपको एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया। बट अब इसमें भी कुछ हो सकता है क्या, कुछ इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि हम इसको डिसाइफर कर पाए, देखेंगे। बट पहले सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। सेकेंड इज ओपन एंडेड एंड हाईली इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस। अब इसमें आप देखोगे कि क्वेश्चंस जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं ये काफी ओपन एंडेड होता है। फॉर दैट मैटर आपको एक कोई भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे, उनका आंसर सॉल्व करने के लिए आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबका नॉलेज मिला के आप उसका एक कंप्रेहेंसिव आंसर लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट है अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न। पैटर्न कोई डिफाइंड नहीं है। और उसी के साथ साथ जब यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर आता है, खास करके जब प्रीलिम्स का पेपर आता है, तो बच्चों में एक तरीके का डर रहता है कि पता नहीं कौन सा सरप्राइजिंग फैक्टर इसमें से निकल के आए, जो यूपीएससी करीब करीब हर साल एक सरप्राइज बच्चों के लिए रखती ही है। फोर्थ इज वेरी फ्यू सीट्स कंपेयर टू लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। हर साल ये एग्जाम करीब करीब 7 लाख लोग अपियर करते हैं, जिसमें से 800 से 900 सीट्स होती है। तो बेसिकली इसमें जो सक्सेस रेशियो है ये अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा कम है। इसमें भी अगर आप देखो, उस 800 सीट्स में से सिर्फ स्टार्टिंग के 200-250 सीट्स होते हैं जो टॉप के आईएएस आईपीएस की पोस्ट बच्चों को मिलती है। दैट मीन्स कॉम्पिटिशन इज ह्यूज इन दैट केस। नेक्स्ट इज टियर्ड एग्जामिनेशन। अब एक बात समझो, आपने अगर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक पहुंच गए और लेट्स सपोज आप इंटरव्यू में अगर फेल हो गए, तो आपको फिर से जो है प्रीलिम्स की एग्जाम देनी पड़ेगी। अब कई बार ये ऐसा देखा गया है कि कोई स्टूडेंट अगर प्रीलिम्स में पास हो रहा है और इंटरव्यू तक पहुंच रहा है, और अगर वो वहां से फेल होकर अगले साल उसको फिर से प्रीलिम्स देना पड़ा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो बच्चा फिर से प्रीलिम्स क्लियर कर लेगा। सो दैट बिकम्स क्वाइट डिप्रेसिंग फॉर स्टूडेंट्स, राइट। एंड इसी वजह से इसका जो एक डिफिकल्टी लेवल है ये और ज्यादा बढ़ जाती है बच्चों की नजरों में। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इनफ नोट्स एंड गाइडेंस। हाँ, इसके अंदर नोट्स की भी काफी कमी होती है। देखो दिल्ली में जो बच्चे उनके लिए तो ठीक है, उनको नोट्स, गाइडेंस सब मिल जाता है। बट जो बच्चे बाहर रह रहे हैं, दिल्ली के बाहर, थ्रू आउट इंडिया, फॉर दो स्टूडेंट्स अपडेटेड क्वालिटी नोट्स अलॉन्ग विद दैट एक जो प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है क्वालिटी टीचर्स का, वो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से बच्चे मोस्टली काफी जगहों पर बच्चे डिसओरिएंटेड फील करते हैं। अब इन चीजों का कोई सॉल्यूशन है? लास्ट आप अगर देखोगे, एक पॉइंट ये भी है कि ह्यूज सोशल प्रेशर इज आल्सो एसोसिएटेड विद दिस। देखो आप जब एक आईआईटी के एग्जाम के लिए फॉर एग्जांपल प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका अगर आईआईटी क्रैक नहीं भी हो रहा है किसी रीजन की वजह से, एट द एंड ऑफ द डे आपका एनआईटी तो हो जाएगा। अगर अच्छे से पढ़ाई करी तो एनआईटी हो जाएगा, या फिर आपका एक किसी रेप्यूटेड कॉलेज में भी हो सकता है। तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, आई वुड से, ये नहीं बोलूंगा कि कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, बट देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे एंड अप गेटिंग अ गुड कॉलेज ऑल टुगेदर, अ डिसेंट कॉलेज। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता। यूपीएससी में यह है कि अगर
आपका इंटरव्यू भी अगर सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो देयर इज नो रिकॉग्निशन इन्वॉल्व इन दिस। आपको कोई भी एक जॉब नहीं देने वाला इस बेसिस पे कि आपने इंटरव्यू दिया हुआ है। इस वजह से बच्चे अगर 6 अटेम्प्ट देने के बाद भी अगर इंटरव्यू तक पास होके अगर वापस फेल हो रहा है तो उनको बाद में उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। दे डोंट हैव एनी पोस्ट, एनी सर्विस, एनी जॉब टू शो पीपल एज वेल। इसी वजह से एक सोशल प्रेशर बना रहता है कि अगर मैं यूपीएससी में पास नहीं हो पाया तो क्या, आगे का भविष्य काफी ब्लर हो जाता है। दूसरी बात यह भी है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली 21 साल की उम्र में, उसके बाद आप यूपीएससी में आए। अब इस एग्जाम का पैटर्न ही ऐसा है कि करीब करीब 2-3 साल आपको लग जाते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से भी पढ़ाई करी है तो 2-3 साल लग सकते हैं इसको पास करने के लिए। कई केसेस में इसमें 8-8, 10-10 साल भी बच्चों को लग जाता है। अब वो होने के बाद अगर आप पास कर गए तब तो ठीक है, बट अगर आप पास नहीं करे तो उसमें एक इश्यू हो जाएगा कि अब आपको अपने करियर में, अपने ग्रेजुएशन वाले पार्ट में कौन जॉब देगा। तो बच्चा बिल्कुल उस केस में डीमोटिवेटेड फील करता है और उस वजह से फिर बच्चों के नजरों में आ जाता है कि इस एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल जो है काफी हाई है। तो इसके लिए कोई सॉल्यूशन है क्या? हाँ, चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली जो ये कहा जाता है कि यूपीएससी एक डिफिकल्ट एग्जाम है, तो ये क्या एक्चुअल में सही है कि नहीं। चलो लेट्स सी दिस, कैन वी फाइंड सम सॉल्यूशन फॉर दिस। अब बात देखो यूथ सिलेबस की। सिलेबस तो बहुत बड़ा है, नो डाउट, बट क्या हम इसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ सकते हैं? देखो, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर गाइडेंस टू अंडरस्टैंड कि आपने कौन सी चीजें पढ़नी है और कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है। देखो यूपीएससी में ऐसा है कि रादर देन नोइंग व्हाट टू रीड, यू शुड नो व्हाट नॉट टू रीड। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं ना, एक ही टॉपिक को समझने के लिए 10 जगह से पढ़ते हैं और उस वजह से उनके लिए बिल्कुल बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है, राइट। बट आप कुछ चीजें सिलेक्ट कर लो, शॉर्टलिस्ट कर लो कि ये चीजें आपने खत्म करनी है, ये बेसिक चीजें, ये कंपलसरी चीजें। फॉर एग्जांपल रीडिंग एनसीईआरटी इज कंपलसरी, सो रीड इट। सारी की सारी एनसीईआरटी विदाउट एनी एक्सेप्शन आपने पढ़नी है। प्लस कुछ बुक्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री स्पेक्ट्रम हो गया, या फिर आप लक्ष्मीकांत हो गई, या फिर डीडी बसु, लक्ष्मीकांत डीडी बसु में से कोई भी एक, या फिर ऐसी कई बुक्स है, जो कई नोट्स है जो आप पढ़ सकते हो और जिससे आपका उस सब्जेक्ट के प्रति एक नॉलेज कुछ हद तक तो आपको आ ही जाएगा। सो यू हैव टू रीड देम। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें कंपलसरी कौन सा है, कौन सी चीजें जो आपको पढ़नी है और कौन सी चीजें जो आपको स्किप कर सकते हो। तो उस वजह से क्या होगा, आपको एक गाइडिंग लाइट दिखती रहेगी, आप डिसओरिएंटेड फील नहीं करोगे। यह चीज समझना बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ ओपन एंडेड एंड हाईली इंटर रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी एक पॉइंट है। अब ओपन एंडेड एंड हाईली इंटर रिलेटेड क्वेश्चन का पॉइंट अगर हम देखें तो देखो, ग्रेजुएशन में हमारी आदत जनरली क्या होती है कि कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो हम उसमें एक वर्ड भी अगर आपको फैमिलियर लगा तो उसी के इर्द गिर्द एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बना बना के आप अपना आंसर लिख ले जाओगे। क्योंकि आपको टॉप तो नहीं करना। मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो सिर्फ पास होने के लिए एग्जाम देते हैं कि भाई 60% मेंटेन हो जाए तो प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बट यूपीएससी में ऐसा नहीं होता। यूपीएससी में हर वर्ड की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो मेंस एग्जाम में अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल आंसर लिखना है तो आपके हर वर्ड की इतनी ज्यादा वैल्यू होती है वहां पे, क्योंकि हर एक वर्ड डिसाइड करेगा कि आप किस तरीके के मार्क्स लाओगे। अब यूपीएससी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो अनसेट रूल है, आईबीसी फॉर्मेट जिसे कहते हैं। आप कभी भी कोई मेंस के आंसर लिखते हो तो उसमें एक आईबीसी फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट फॉलो करना होता है। इंट्रोडक्शन को जनरली 10% मार्क्स, कंक्लूजन को 10% मार्क्स और बॉडी पार्ट जो होता है उसको 80% मार्क्स होते हैं। इसी के साथ साथ अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो इसका मतलब बॉडी पार्ट को बचे 8 मार्क्स, 8 मार्क्स बॉडी पार्ट को मिलेंगे। उस बॉडी पार्ट में करीब करीब आप हर पॉइंट जो लिखोगे मोर और लेस उसको हाफ से 1 मार्क तक अलोकेटेड होते हैं। तो उस पॉइंट की प्रायोरिटी के हिसाब से उसको आधा मार्क मिलेगा या 1 मार्क मिलेगा पर पॉइंट। तो इसका मतलब अगर 8 मार्क्स अलोकेट किए हुए बॉडी पार्ट को, तो यू शुड राइट एटलीस्ट अराउंड 10 to 15 पॉइंट्स इन दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट। एट द सेम टाइम इंट्रोडक्शन के अंदर भी आपका एक वैल्यू एडिशन होना चाहिए। आपने क्वेश्चन को ही फिर से रिपीट कर दिया इंट्रोडक्शन के अंदर तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपने उसके अंदर लेट्स से डेफिनेशन लिखो, या फिर उस क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए कोई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, कई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनकी रिपोर्ट वहां पे कोट करो, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल भी मेंशन कर सकते हो। तो ये चीजें जो होती है ये वैल्यू एडिशन करती है आपके आंसर के अंदर। सेम वे आप कंक्लूजन के अंदर भी आपका एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच एक्सपेक्टेड होता है। तो ये चीजें अगर आपको पता है तो आप एक बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो। बट सिर्फ पता होने से काम नहीं बनता।
आपको उसमें काफी एफर्ट्स भी लेने पड़ते। तो किस तरीके के एफर्ट्स लेने पड़ते? बेसिकली आंसर राइटिंग इज द की। मैक्सिमम स्टूडेंट जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं उनको पता होता है कि अगर वो आंसर नहीं लिखेंगे तो उनका सिलेक्शन होना मुश्किल है। एट द सेम टाइम अगर आप पूरे साल भर में 1000 आंसर अगर लिख जाओ तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मतलब प्रोवाइडेड आप अगर प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो तो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद अगर आपने एक 1000 आंसर पूरे साल भर में 1000 आंसर एक जेन्युइन तरीके से लिखे हुए, अब इतना ये है तो डिफिकल्ट टास्क, बट आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है कि लेट्स से हर दिन आप 3-3 आंसर लिख रहे हो, 1 घंटे का टाइम दे रहे हो अपने आप को और 3 आंसर लिख रहे हो। वो आंसर लिखने के बाद आप उसको एनालाइज भी कर रहे हो, राइट? और जो भी आपको लग रहा है कि ये पॉइंट्स आपने स्किप कर दिए थे, उन पॉइंट्स को अगर आप जॉट डाउन कर ले रहे हो तो इसका मतलब आपका वो रिवाइज हो रहा है, साथ साथ में आप उन चीजों को नए पॉइंट्स भी ऐड कर रहे हो। ये अगर आप 1000 क्वेश्चंस के लिए कर गए तो इसका मतलब आपका आंसर राइटिंग इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि अगर एग्जाम में कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आ गया तो आप उसका आंसर अच्छा लिख ले जाओगे, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसी वजह से आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कभी भी किसी टॉपर को ये नहीं देखोगे कि उसने पेपर बहुत सारा छोड़ दिया या उसको कोई क्वेश्चन का आंसर आ ही नहीं रहा था, ऐसा नहीं होता। अगर उसको कोई क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है फिर भी वो उसमें एक डिसेंट आंसर इस तरीके से लिख ले जाएगा कि एग्जामिनर कन्विंस होगा कि उसको एक एवरेज मार्क्स उस क्वेश्चन के लिए जरूर दे दे। तो ये तभी होता है जब आप एक बहुत अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके एग्जाम देने जाते हो। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो इससे जो हमारा ये सेकेंड पॉइंट था, ओपन एंडेड एंड हाईली इंटर रिलेटेड क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आंसर राइटिंग इज द की फॉर दिस। थर्ड इज अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न। ये जो अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न का इशू है ये प्रीलिम्स में काफी हद तक लॉजिकल होता है कि यूपीएससी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेगी, कभी 2-3 साल पुराने टॉपिक्स में से क्वेश्चन उठा उठा के पूछ लेगी, कभी मिडिवल हिस्ट्री कुछ ज्यादा ही पूछ लेगी, तो कभी आर्ट एंड कल्चर। तो बेसिकली ऐसे ऐसे डोमेन्स में यूपीएससी जाती है जहां पर स्टूडेंट जनरली थोड़े कम प्रिपेयर करते हैं। ऑब्वियसली जब आप हिस्ट्री पढ़ने बैठते हो तो आपको मिडिवल हिस्ट्री थोड़ी टफ लगती है, यूपीएससी को पता है वो, तो वो आपको उसमें ज्यादा हैमर करेगी। साथ साथ में आर्ट एंड कल्चर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगी जो आपने कभी सुना ही नहीं हो। देखो एक रूल याद रखना, करंट अफेयर्स में आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए जो एक कॉमन स्टूडेंट को पता होती है। यूपीएससी के लिए एक अच्छे जो स्टूडियस बच्चे होते हैं उनको पता होती है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जो चीजें उनको भी नहीं पता, वो अगर आपको नहीं भी पता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 100% प्रिपेयर तो आप यूपीएससी में कर ही नहीं सकते। बट इससे क्या होगा ना, एक एवरेज मार्क्स से आप हमेशा ऊपर ही रहोगे। अब इसके लिए क्या किया जाए? तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन, आपका करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि वो क्या करते हैं ना, करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के चक्कर में कोई तो क्लास की, कोई फेमस क्लासेस की कोई मैगजीन्स होती है, उन मैगजीन्स को उठा लेंगे और उसी मैगजीन्स को पढ़ के वो सोचेंगे कि अपना करंट अफेयर्स हो गया। बट ऐसा नहीं होता। आप खुद ही सोचो, यूपीएससी भी जानती है कि आप कहां से पढ़ रहे हो। तो अगर आप एक करंट अफेयर्स की मैगजीन ही पढ़ रहे हो, मतलब हर महीने जो मैगजीन आती है वही अगर पढ़ रहे हो, तो देखो वो सिर्फ आप नहीं हो, ऐसे कई बच्चे हैं, फॉर दैट मैटर 99% स्टूडेंट्स ही होते हैं जो वो मैगजीन्स पढ़ के ही अपना करंट अफेयर प्रिपेयर करते हैं। तो यूपीएससी अगर वो उसी मैगजीन्स में से क्वेश्चन पूछने लग जाए तो इट्स वेरी ऑब्वियस वो 99% बच्चे जो है वो उसका आंसर कर ले जाएंगे। तो यूपीएससी सिलेक्ट किसे करेगा? सबको थोड़ी ना सिलेक्ट करेगा। तो इसीलिए चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछना जरूरी हो जाता है उनके लिए। तो फिर प्रिपेयर करने का कोई तरीका है इसके लिए? हाँ बिल्कुल है। आप न्यूज़पेपर रीड करो। अब न्यूज़पेपर का प्रॉब्लम ये है कि आपको उसमें एक दिन के अंदर इंपैक्ट नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है कि मैगजीन जैसे आप पूरे दिन में बैठ के पढ़ लिए तो न्यूज़पेपर भी पूरा दिन बैठ के पढ़ लिए तो आपका हो जाएगा। कभी भी आप न्यूज़पेपर को पाइल अप करके रखोगे और सोचो कि मैं बाद में पढ़ लूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। हर दिन उसके अंदर एफर्ट देने पड़ते हैं। कंसिस्टेंसी इज द की। हर दिन पढ़ो, हर दिन उस न्यूज़पेपर को एनालाइज करो, अपने नोट्स बनाओ। एट द सेम टाइम मैगजीन्स का भी जो है, वो जो आपको बताया किसी क्लासेस की मैगजीन्स जो आप पढ़ते हो, तो उसकी भी कोई इंपॉर्टेंस कम है ऐसा नहीं है, उसको भी आपने पढ़ना है। बट वो हमेशा आपने एक सप्लीमेंट्री पार्ट के हिसाब से पढ़ना होता है। पहले खुद के नोट्स बना लो न्यूज़पेपर पढ़ के। अब न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद एक फायदा ये भी है कि वो पढ़ने के बाद आपकी एनालिटिकल थिंकिंग स्ट्रांग होती है। देखो एक बात समझो, अगर रट्टू पोपट की तरह अगर आप वो मैगजीन्स पढ़ लिए और उसी में से अगर क्वेश्चन पूछा तो आप लिख ले जाओगे। मगर अगर बाहर से कभी कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको खुद का दिमाग लगाना है ऑन द स्पॉट, तो वुड यू बी एबल टू सॉल्व दैट? चांसेस आर लेस, क्योंकि आपके माइंड को अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की आपने आदत ही नहीं डाली। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो ना,
तब आप उस आर्टिकल को पढ़ के उस आर्टिकल को एनालाइज भी करते हो कि इसमें पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, गार्बेज पॉइंट कौन सा है, सारी चीजें आप एनालाइज करते हो और उसके हिसाब से अपने नोट्स भी बनाते हो। तो आपकी माइंड को कंटिन्यूअसली थिंकिंग, सोचने की आदत पड़ रही है। यही आदत जो है वो आपको एग्जाम में काम आएगी। इसी वजह से न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, राइट। सो न्यूज़पेपर इज द मस्ट। प्लस आपको मैगजीन्स, जो आप मैं बता रहा था क्लासेस की जो मैगजीन्स होती है वो भी पढ़नी है। एट द सेम टाइम यू हैव टू फॉलो सर्टेन अदर मैगजीन्स सच एज योजना, कुरुक्षेत्र। गवर्नमेंट के भी काफी नोट्स होते हैं, काफी बुकलेट्स आती है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे, मस्ट इकोनॉमिक सर्वे आपने पढ़ना ही है। इंडिया ईयर बुक अप टू सर्टेन एक्सटेंट, कुछ कुछ चैप्टर्स उसके बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने पढ़ना ही है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसकी जिस्ट पढ़नी है। इसी के साथ साथ एजर रिपोर्ट आती है, देयर आर सो मेनी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट होती है। अब इनके जिस्ट पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आप फैक्चुअली करेक्ट रहो, एट द सेम टाइम एनालिसिस के हिसाब से आपके पास अपडेटेड पॉइंट्स रहे, राइट। अगर इन चीजों का फॉलो कर लोगे तो आपके लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है एग्जाम में इस अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न को सॉल्व करना, राइट। नेक्स्ट इज वेरी फ्यू सीट्स कंपेयर टू लार्ज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। अब देखो ये पॉइंट जो है, वेरी फ्यू सीट्स कंपेयर टू लार्ज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, माना बात कि 7 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें से सिर्फ यूपीएससी 800 बच्चे निकाल रही, बट ये बोलने के लिए बहुत सही लगता है, बट डज दैट मीन इट इज करेक्ट? देखो एक्चुअल में आपको एक स्टैटिस्टिकल, मतलब एक इंफॉर्मेशन देता हूं। 10 साल से इस फील्ड के अंदर पढ़ा रहा हूं मैं, और उसके पहले 6 साल तक मैंने अपनी खुद की प्रिपरेशन करी थी, जिसके अंदर मैंने इंटरव्यू भी दिया हुआ है। अब बात यह है कि इतने दिनों के एक्सपीरियंस के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि ये जो इल्यूजन है ना, दिखता है कि 7 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और उसमें से सिर्फ 800 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, ये सारा ये गलत है। बेसिकली उन 7 लाख बच्चों में से सीरियस कैंडिडेट सिर्फ 50,000 होते हैं, ये समझ के चलो आप, 50,000 के आसपास ही सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं। अब इन सीरियस कैंडिडेट्स के साथ आपका एक कंपटीशन है। अब उसमें यूपीएससी 14,000 बच्चों को सिलेक्ट कर रही है प्रीलिम्स के बाद मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो देखो भाई, अगर आप बहुत सीरियसली पढ़े हुए हो ना, बहुत अच्छे से पढ़े हुए हो, तो 50,000 में 50,000 की कंपटीशन में 14,000 बच्चों में सिलेक्ट होना, इट शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट फॉर यू। क्योंकि जो 7 लाख बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं ना, बेसिकली वो कभी ढंग से प्रिपेयर कर ही नहीं पाए। बहुत सारे बच्चे सीरियस ही नहीं होते, बहुत सारे बच्चे सीरियस होने के बावजूद उनको ठीक से गाइडेंस नहीं मिलती। तो अगर आप सही गाइडेंस के साथ चलो और आप अगर अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट हो और बहुत अच्छे से अगर रेगुलर पढ़ रहे हो, तो आपका प्रीलिम्स और मेंस क्लियर होना हो ही जाएगा। दैट्स समथिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये बोलना कि हो ही जाएगा। मैंने जो आपको कुछ ट्रिक्स बताई है कि आंसर राइटिंग करनी ही है, एट द सेम टाइम आप प्रीलिम्स के पेपर देने जाते हो तो उसके पहले आपने कम से कम 50-60 मॉक टेस्ट तो सॉल्व करके ही जाना है। इससे आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से एलिमिनेट किया जाता है ऑप्शंस को। तो बेसिकली यू विल एंड अप अटेम्प्टिंग अ गुड अमाउंट ऑफ पेपर एंड यू विल एंड अप गेटिंग गुड मार्क्स एज वेल इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो इन चीजों का अगर फॉलो करोगे, इन चीजों को फॉलो करोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज टीयर्ड एग्जामिनेशन। फेलियर इन एनी वन अटेम्प्ट विल ब्रिंग यू बैक टू स्क्वायर वन। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब टीयर्ड एग्जामिनेशन इसमें रहता है कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में अगर आप फेल हो गए तो आपको फिर से प्रीलिम्स देनी पड़ेगी। इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप फिर से प्रीलिम्स सिलेक्ट हो ही जाओगे। ये बड़ा डिप्रेशन फील करवाने वाली सिचुएशन है। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मैंने 2014 में इंटरव्यू दिया था। अब इंटरव्यू जब दे रहा था तब ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब सामने आ चुकी है घड़ी जिसमें बस इंटरव्यू पास हो गया और मुझे पोस्ट मिल जाएगी। अब जैसे आप इंटरव्यू फेल होते हो, आप नहीं कर पाते, इंटरव्यू के बाद अगर आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता, तो अब सारे लोग जो इस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे थे, सब लोग आपको समझने लग जाते हैं कि नहीं भाई आप ही कलेक्टर बनने वाले हो, या आपके साथ अब आपकी लाइफ सिक्योर्ड है वगैरह, आप खुद भी सिक्योर फील करने लग जाते हो। अब उसके बाद जब आप इंटरव्यू फेल होते हो, आप नहीं कर पाते सिलेक्ट, उसके बाद फिर से तारे जमीन पर आ जाते हैं, जिसमें आपको ये नहीं समझ में आता कि अब लोगों का अचानक से आपके प्रति जो बिहेवियर है वो तुरंत चेंज होना दिख जाता है आपको, और ये चीजें कहीं ना कहीं आपको इंपैक्ट करने लग जाती है। मेरा मानना ये है कि उस वक्त ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। अगर आप एक बार इंटरव्यू कॉल ला सकते हो तो आप बार बार ला सकते हो। अपने आप पे भरोसा रखो। कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या नहीं सोच रहा है, किसने आपको कौन सी ट्रीटमेंट दी, किसी ने आपको
डिसरिस्पेक्टफुल फील करवाया, इन सारी चीजों को छोड़ दो, ये किसी काम की चीज नहीं है। जरूरी ये है कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो, अगर आप में दम है तो आप अल्टीमेटली इस एग्जाम को पास कर ही ले जाओगे, राइट। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको पढ़ाई पे फोकस रखना है, बाकी सारी चीजें छोड़ दो कि टीयर्ड एग्जामिनेशन है और उसमें डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है वगैरह वगैरह, ये सब छोड़ दो। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इनफ नोट्स एंड गाइडेंस। यस, अब बात यह है कि जो दिल्ली में रहने वाले बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल ऐसा है कि अगर वो कभी भी चाहे, उनको बस अपने राजेंद्र नगर के रूम से बाहर निकलना है, उनके लिए सारे नोट्स अवेलेबल है ही मार्केट में। अब ऐसे बच्चों के साथ अगर कोई बच्चा बाहर, दिल्ली के बाहर कोई बैठा हुआ है और वो कंपीट करना चाहता है तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो क्वालिटी के नोट्स इंडिया में बाकी जगहों पर नहीं मिल पाते, राइट। अब उसी वजह से बच्चा काफी डिसोरिएंटेड फील करता है। तो कोई बात नहीं, आपको कई बार आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, या एक बार आप दिल्ली विजिट करके यहाँ पे सारे शॉप्स में एक बार देख के नोट्स ऑर्डर कर सकते हो, तो उसका आपको इश्यू तो नहीं आएगा। एट द सेम टाइम आजकल सारी के सारी जो कोचिंग्स है वो ऑनलाइन भी आ चुकी है, तो आपको जो भी कोचिंग करनी है आप सिलेक्टेड तरीके से, आप अच्छे से जांच पड़ताल करके देख लो कि कौन सी कोचिंग अच्छा पढ़ाती है, कौन सी कोचिंग आपको राइट गाइडेंस दे सकती है, और जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो ज्वाइन कर सकते हो। तो इससे ये जो प्रॉब्लम है कि भाई इनफ नोट्स नहीं होते या फिर गाइडेंस नहीं मिल पाता, ये काफी हद तक सॉल्व हो सकता है, ये इशू इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, राइट। आजकल तो आप नेट पर भी सर्च करोगे तो आपको कई चीजें मिल जाएगी। नेक्स्ट इज ह्यूज सोशल प्रेशर। अब बात यह है कि आप ह्यूज सोशल प्रेशर की जब बात करते हो, पहले तो ये क्राइटेरिया क्लियर कर लो कि आप यूपीएससी कर किसके लिए रहे हो। दुनिया को दिखाने के लिए, या किसी को दिखाने के लिए कि भाई मैं भी कुछ बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूं, या फिर खुद को प्रूव करने के लिए। ये एक चीज पहले डिफाइन कर लो, क्योंकि अगर आप दुनिया को दिखाने के लिए इसको करना चाहते हो तो आपके ऊपर हमेशा प्रेशर रहेगा। अगर आप खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो तो भी आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। माय पॉइंट इज क्लियर, टेक इट डे बाय डे, हर दिन टारगेट करो और हर दिन के हिसाब से अपने आप को बिजी रखो पढ़ाई के अंदर। आपको बाकी कोई चीज बॉदर नहीं करेगी, सोसाइटी क्या बोल रही है, नेबर्स क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, पापा मम्मी क्या बोल रहे हैं, इन सारी चीजों को साइडलाइन कर दो। बोल भी रहे तो उसको अनदेखा कर दो और अपनी पढ़ाई पे हर दिन के हिसाब से फोकस करना शुरू कर दो। आपको ये सोशल प्रेशर अचानक से रिलीज होते हुए दिख जाएगा। इन केस मेरी लास्ट एडवाइस स्टूडेंट्स को ये है कि इन केस खुदा ना खास्ता आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी, बहुत बढ़िया से पढ़ाई करी, बट फिर भी आप सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो मेरी यही बात याद रखना, गाइज यू आर द जेम्स ऑफ दिस कंट्री। आपका नॉलेज अनमैच्ड है। ये बस बात ये है कि आप सिलेक्ट नहीं हो पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नॉलेज नहीं है, आपका नॉलेज बहुत ज्यादा है। अब भले ही उसको सोसाइटी या गवर्नमेंट या कोई भी उसको रिकॉग्नाइज ना कर पाए, बट आप खुद तो रिकॉग्नाइज कर सकते हो उसको। यू आर अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, यू कैन यूज दैट नॉलेज इन योर करियर ग्रोथ। आप उसी नॉलेज का यूज करके उसी को अपनी स्वॉर्ड बना के आगे निकलो। जिंदगी सिर्फ यूपीएससी पे आके नहीं रुकती। यूपीएससी अगर पास कर लिए तो इससे बेहतर कुछ नहीं, बट अगर नहीं भी कर पाए तो भाई फिर तो आपके लिए स्काई इज द लिमिट। ये समझ के आगे बढ़ो तो आपको ना सोशल प्रेशर आएगा, ना आप अपने आप से कोई एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठोगे, ना आप किसी चैलेंज से डरोगे। इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो ये रोकता हूं यहाँ पे। चलो गाइस, थैंक यू, बाय।